नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आपका सेशन गुरुज्ञान यूट्यूब चैनल के अग्निवीर बैच में। और टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस की सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चंस पिछले जो भी आर्मी जीडी के पेपर हुए हैं उनके रिव्यू और एनालिसिस के बेसिस पे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रोज तरह अपने मोटिवेशनल कोट से। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। इंसान को ठोकरें ही चलना सिखाती हैं। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे कमियां, उनको अगर हम डायग्नोस करते जाएं, उस पर थोड़ा काम करते जाएं, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 640 रुपए के बीजक सूची मूल्य, बीजक का मतलब सूची मूल्य से, 640 रुपए के सूची मूल्य पर 10%, 20% और 5% भट्टा काटकर उसका विक्रय मूल्य निर्धारित है। बहुत सिंपल सा सवाल यह है कि 640 रुपए है, 640 रुपए है और आपको 640 रुपए है, उस पर 20% का पहला डिस्काउंट है तो ये 90%, उस पर 10% का पहला डिस्काउंट तो 90% मिलेगा, 20% का डिस्काउंट तो 80% मिलेगा और 5% का डिस्काउंट तो 95% मिलेगा बटा 100। और ये पूरा जब आप ऑल टुगेदर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको मिलता है 437.76, राइट। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 86 से 3 किग्रा चीनी, इस प्रकार के 10 थैलों में कितनी चीनियां आएंगी? ये सवाल ऐसे है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप है, इसको आप सही कर लीजिए। कह रहे हैं एक थैले में 86 से 2/3 kg चीनी है, 86 से 2/3 kg चीनी है। एक थैले में 86 सही 2/3 kg चीनी, इस प्रकार के 10 थैलों में कितनी चीनी आएगी? सिंपल सवाल है, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो 86 सही 2/3 का मतलब हो गया 86 होल 2/3 मीन्स हो गया 260/3। और ऐसे अगर 10 थैले हैं तो 10 से गुणा कर लेंगे आप 2600/3, और 2600/3 का मतलब हो गया 866 सही 2/3 kg चीनी ऐसे 10 थैलों में आएगा। सिंपल सा सवाल है। एक थैले में 86 सही 2/3 किग्रा चीनी है, इस प्रकार के 10 थैलों में कितनी चीनी आएगी? तो आप 86 से 2/3 का मतलब हो गया 260/3, और ऐसे अगर 10 थैले हैं तो 2600/3, और 2600/3 का मतलब हो गया 866 सही 2/3 किग्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, ऐसे में ऐसी से 45% अधिक है, ए सी से 45% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ए सी से 45% अधिक है और बी ए सी से 45% अधिक है और बी ए और सी के योगफल से 2% कम है और 45% अधिक है। यहां पहले कर ले, एक मिनट, इसको इस तरह से कर लीजिए। कह रहे हैं कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए सी से 45% अधिक है, ए सी से 45% अधिक है और बी ए और सी ए यहां पे रहेगा, ए और सी के योगफल से 20% कम है। ए बी से कितने प्रतिशत कम है, यही सवाल है। ध्यान दीजिएगा जरा सा। ए बी सी 3 संख्याएं, चलो मान लिया
कह रहे हैं ए सी से 45% अधिक है, ए सी से 45% अधिक है, ठीक है। सी अगर 100 हो जाए तो ए 145 और बी ए सी के योगफल से 20% कम है और बी ए सी के योगफल यानी 245 से 20% कम है यानी 80%। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से कटेंगे कट जाएगा 5 चौका 20, 5 नवा 45 और ये हो जाएगा आपका 49 चौका 96, ठीक है, 96 हो जाएगा, 196 सॉरी 196 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ए बी से कितना कम है, देखो ए 145 है और बी 196 है, तो यहाँ 145 घटा दो, कितना है भाई, 1 हो गया, 5 हो गया, 51 कम है, 51 बटा ठीक है 51 बटा 196 गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 26%, ठीक है, लगभग 26%। कह रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझ लो, एबीसी 3 संख्याएं हैं, ए सी से 45% अधिक है, तो मान लिया सी 100 है, सी को क्या मान लिया, सी 100 है तो ए 145, ठीक है। ए सी से 45% अधिक है और बी और सी के योगफल से 20% कम है और बी ए और सी के योगफल से 20% कम है। 145 और 100 245 और 245 से 20% कम का मतलब 80% है, तो 245 का 80% कितना हो गया आपका 196 और 196 से 145 कितना प्रतिशत कम है, तो 51 बटा 196 गुणे 100 लगभग 26%। क्लियर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंध में 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंध में 5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3 संबंध में 4 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस इतना सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी है और वो इस प्रकार है कि ए 4 है तो बी 5 है और दोनों से अगर हम 5 घटा देते हैं तो ये 3 और 4 हो जाता है, यहां से भी एक अनुपातिक कम हुआ, एक यहां से भी, यानी 1 भाग बराबर 5 है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या 5 क्या होगा, तो 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर 25 होगा, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं यदि 9 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सर्वज्या की लंबाई कितनी है, बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। यदि 9 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सर्वज्या की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है R1 प्लस अंडर रूट, इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। वो फॉर्मूला ये है, क्या फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर राइट, माइनस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके। ये कितना हो जाएगा भाई, 9 जा 13 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और इसमें से आपको घटा लेना है क्या 16, ठीक है। इसमें से 9 अच्छा सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 25 घटा लेना है, ध्यान देना भाई, क्या घटा लेना है 25 घटा लेना है, 25 घटा लेना है, तो हमको लगता है ये बचेगा 144, अंडर रूट 144, तो आंसर आ जाएगा आपका 12, सॉरी आंसर आ जाएगा आपका 12। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जोशी एक वस्तु को 15% की हानि पर 1100 रुपए में बेचता है, उसे 15% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। एक बात सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चैप्टर वाइज कंटेंट भी मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं, आप वहां से एक एक चैप्टर आप पढ़ लें और आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, कह रहे हैं कि 15% हानि है, तो रिटर्न कितना है 85%। 85% बराबर 1100। अब 15% लाभ चाहिए, तो 15% लाभ का मतलब क्या हो गया 115% चाहिए, तो बराबर हो जाएगा 1100 बटा 85 गुणे 115, 17×5 = 85। ठीक है, 17×5 = 85 और ये कर जाएगा 5 से 30 में 23 बार, 23 बार कटेगा। ठीक है, 1100 नहीं यार, ये 5100 है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप है, ये 5100 है, सॉरी यहाँ पे 5100 होगा, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है, और ये क्या है 17×51 300 है, और 23×69 होता है, 23×69 6900, ये आपका डी ऑप्शन है। फिर से समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि जोशी एक वस्तु को 15% हानि पर 5100 रुपए में बेचता है। ठीक है, ये 1100 नहीं है, ये 1100 गलत है, हाँ 5100 रुपए में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 85% बराबर 5100, तो 115% बराबर 6900। 5 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाता है अंडर रूट, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25 प्लस 36 बराबर 4 5 11 1 और 3 2 5 6 अंडर रूट 61। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा, उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो 800 रुपए की बचत होती, उसके द्वारा खरीदे गए टीवी का मूल्य क्या था। सिंपल सवाल भाई, कह रहे हैं कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% छूट प्राप्त की और एक टीवी खरीदा, अगर वह 30% की छूट पाता तो 800 रुपया और सस्ता हो जाता, यानी ये 10%, 20% से 30%, तो ये क्या है 10% बराबर है 800। तो सीपी 100% या जो मूल्य पूछ रहा है वो क्या है 100%, 100% बराबर 800, टीवी का मूल्य कितना हो जाता 8000, सॉरी 8000। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहां का कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप 200 है, एक वर्ग का परिमाप 200 है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप अगर 20 है तो बहुत सिंपल सी बात है कि वर्ग की भुजा कितनी होगी भाई, वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा होगी 5, यानी परिमाप 4a = 20, तो इट मींस दैट a = 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कोई आयत है उसकी चौड़ाई b5 है और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो l 10 है, और आपको निकालना है क्षेत्रफल l इंटू बी, और ये l इंटू बी कितना हो जाएगा 50 वर्ग सेमी उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसकी चौड़ाई उस वर्ग के परिमाप, उस वर्ग की एक भुजा के बराबर है जिसका परिमाप 20 सेमी है। भाई किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी है, इसके भुजा उसकी 4 सेमी है, और सॉरी 5 सेमी है, और 5 सेमी भुजा अगर किसी आयत की चौड़ाई है और लंबाई उस चौड़ाई का दोगुना है तो चौड़ाई 10 हो जाएगी, तब चौड़ाई 5 और लंबाई 10, क्षेत्रफल 50। ठीक, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% कटौती लेने के बाद 20 रुपए की हानि हुई है, हानि प्रतिशत क्या। सिंपल सवाल समझिए भाई, कह रहे हैं कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, क्या कह रहे हैं
कि इस बार 25% की कटौती दी गई, तो घड़ी पर जब 25% की कटौती आप दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे? 400 गुणे 75/100, 75 चौका 300 में बेचेंगे आप। ये आपका एसपी हो गया। लेकिन कह रहा है कि ऐसे में 20 रुपए की हानि होती है, यानी सीपी कितना होगा? 20 रुपए की हानि हो रही थी तो सीपी 320 होगा। कह रहे हैं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि 20 बटा सीपी, सीपी बाई लॉस बाई सीपी 320 अवरे 100। एक जीरो से खत्म हो गया, ठीक है, एक जीरो से खत्म हो गया। और ये आप सॉल्व कर लेंगे जब, तो काट लीजिए 200 बटा 32, ठीक, या आप 4 से काट लीजिए, 4 बट्टे 32, 4 50 का 200, 25 बटा 4, और 25 बट्टे 4 का मतलब 6 सही 1 बटा 4%। ये लॉस परसेंट है, ये लॉस परसेंट है 6 सही 1 बटा 4%। कोई तकलीफ है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे भाई, सिंपल सवाल है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, 25% डिस्काउंट ऑफर है उस पर, और 20% की हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल सा सवाल यह है कि अगर 400 रुपए का 75% निकालेंगे तो 300 विक्रय मूल्य हो गया, 220 रुपए की हानि है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 320, और लॉस परसेंट चाहिए तो लॉस परसेंट 20/320 × 100, यानी 6 सही 1 बटा 4% की। कह रहे हैं कि 5 लगातार आने वाले धन पूर्णांक के वर्गों का औसत 66 है। इन 5 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा, कह क्या रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 5 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं। 5 क्रमागत धन पूर्णांक मान लो ए है, ठीक है, मान लेते हैं हम 5 क्रमागत धन पूर्णांक ए है, a+1, a+2 है, और अगर हम इधर ले लें थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो a-1 और a-2, ठीक है। कह रहे हैं इनके वर्गों का औसत 66 है। इनके वर्गों का औसत क्या हो जाएगा? इनके वर्गों को योग बटे 5, तो इनके वर्गों का योग हो जाएगा a-2 का स्क्वायर प्लस a-1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+1 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को कि इसको जोड़ोगे, अगर सबको लोगे तो ये मिलेगा आपको 5a स्क्वायर प्लस 10/5 इज इक्वल टू 66। यहां से a इज इक्वल टू मिलेगा आपको 8, और कह रहा है इन संख्याओं का औसत, तो a-2, a-1, a+1 और a+2 में औसत बीच वाली संख्या होगी a, तो इस संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 8। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए की शादी 8 वर्ष से पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु के 1 सही 1/4 गुनी। ध्यान दीजिएगा, एक सही 1 बटा 1 सही 1/4 गुना है। एक पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 गुना, 1/10 होगा, ये 1/10 गुना है वर्षों में उसके पुत्र की आयु के। देखो भैया बच्चा समझो बात, कह रहे कि एक आदमी है जिसकी शादी 8 साल पहले हुई थी, आज उसकी आयु
एक सही 1/4 है, यानी इसकी आयु में वृद्धि कितने की हो गई? 1/4 की। पहले 1 थी, 1/4 की वृद्धि हो गई। कभी तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था, एक की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु से 1 से 1/4 गुनी है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1/4 बराबर 8, या यूं कह सकते हैं आप कि उसकी शादी के समय आयु कितनी थी? 32 वर्ष रही होगी। मैंने 1 बराबर 32, 8 होते 32। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये 8 साल पूर्व की है, तो वर्तमान में 8 जोड़ लेंगे तो बराबर 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 बराबर 40। और कह रहे हैं उसके बेटे की आयु, तो बेटा क्या है? बेटा 40 का 1/10 है, यानी कितना साल का है? 4 साल का। उसका बेटा 4 साल का है। क्वेश्चन फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, एक की वर्तमान आयु, एक की शादी, एक नहीं है ए होगा, ठीक है? यहाँ एक मत पढ़ो आप, इसको ए पढ़ो। एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, एक की वर्तमान आयु शादी से पहले उसकी आयु से 1 से 1/4 गुना है। ठीक है, बात क्लियर है कि शादी के समय जितनी आयु थी उसका 1 से 1/4 गुना है। बढ़ा कितना? अगर उस समय 1 था तो अभी 1 से 1/4 है, तो बढ़ा कितना? 1/4, और 1/4 बढ़ने में 8 साल लग गए, यानी शादी के समय उसकी आयु 32 साल थी। तो वर्तमान में 40 हो जाएगी, और बेटा जो है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, यानी 40 का 1/10 4 साल है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किमी प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी होगी। बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि समझो कि दूरी तो बराबर ही होगी भाई, दूरी गुरु बराबर होगी। ऐसी दूरी, एक मिनट, अब देखो चलो इसको एक तरफ कर देते हैं। कह रहे हैं कि नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है, धारा के अनुदिश यानी धारा के साथ, और धारा की चाल 1 दिया हुआ है। मान लेते हैं नाव की चाल कितनी है? मान लिया नाव की चाल, मान लिया नाव की चाल x है, तो x दूरी जाएगी x + 1, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो x गुणित x + 1 × 8 इज इक्वल टू हो जाएगा, धारा के विपरीत जा रहा है तो x - 1 हो जाएगी चाल, और समय 10 घंटा। बात समझो, जब धारा के अनुदिश जा रहे हैं तो दूरी चलने में, दूरी जो होगी वो चाल गुणित समय हो जाएगी, और धारा के अनुदिश चाल x + 1 हो जाएगी × 8 इज इक्वल टू x - 1 × 10। सॉल्व कर लीजिए। 8x + 8 इज इक्वल टू 10x - 10, ठीक है? 10x - 10, ये -2x इज इक्वल टू हो जाएगा -18, या x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके, x बराबर हो जाएगा 9। कह रहे थे नाव एक है, नाव द्वारा तय की गई यात्रा 1 ओर की, तो दूरी कितना हो जाएगा? मान लो x + 1 × 8 है, इसमें x की वैल्यू रखो तो 10 × 8 80 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है। क्लियर है बात? अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा, गतियों का अनुपात होगा। तो देखो यार, घंटे और मिनट की सुई का जो अनुपात होगा गुरु, वो क्या होगा? गतियों का अनुपात। एक घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर करेगी, और मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर करेगी। तो गति चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी चलेगी? परिधि के बराबर, और वो दूरी चलने में उसको समय लगेगा 12 घंटे, ठीक है? घंटे वाली सुई को 12 घंटा समय लगेगा, और मिनट वाली सुई 1 घंटे में वो चक्कर लगा लेगी, तो अनुपात 12 संबंधे 1 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक घड़ी घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा। अब घड़ी के जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में, ठीक है? चालों का अनुपात पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है गुरु? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अच्छा, चाल का
समय से उल्टा अनुपात है, दूरी से समानुपात है। तो भाई दूरी है ना 12 परिधि चले घंटे को, हाँ सही है ये, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरी करेगी और मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरी कर लेगी। तो घंटे और मिनट की सुइयों की गति का अनुपात क्या हो जाएगा, 12 संबंधे 1। ठीक है, आज सलेक्शन गुरुजी में करने की बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी टॉप 15 क्वेश्चन के साथ, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ रहे हैं। आप एक एक चैप्टर वहां से पढ़ते जाइए, आप एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और वहां पे उस चैप्टर्स के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज कंटेंट को भी पढ़ते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।